Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina and I welcome you all to the Nursing Next Live, your digital coaching Pathshala. And today we'll be discussing about the nursing management of burn. Right, this topic is important because it generally comes under long answer question. तो ये काफी heavy marks का होता है. We should aware about कि अगर हमें nursing care plan बनाना हो, then what will be the diagnosis, nursing diagnosis जिनको हम frame कर सकते हैं और कौन सी nursing intervention को हम उसके अंदर लिख सकते हैं. राइट, सो बिफोर एक बार नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि अगर बर्न है, आपका बर्न का विक्टिम है, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. नाउ वन एंड द फोरमोस्ट कॉम्प्लिकेशन विच इज एसोसिएटेड विद द बर्न विक्टिम इज हाइपोवोलेमिक शॉक. दिस इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन. राइट, इसके अलावा नंबर 1 मार्किंग कर देते हैं. Then other than that हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन होती है. द बर्न पेशेंट, yes, they are also at risk for infection. रिस्क फॉर इन्फेक्शन होता है. देन इसके अलावा हाइपोथर्मिया का रिस्क होता है बर्न पेशेंट में, हाइपोथर्मिया. एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा इसके साथ एक्यूट पेन होगा, सेल एंड टिश्यू इंजरी की वजह से एक्यूट पेन होगा. नाउ दीज आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशन जिनसे हम क्या कर सकते हैं, आपका नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम कर सकते हैं. एक और होगा क्योंकि आपका जो बर्न का पेशेंट होगा उसकी स्किन इंटीग्रिटी इंपेयर्ड हो गई होगी, सो ये आपकी एक और डायग्नोसिस बन गई, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी. राइट, क्लियर. सो हाइपोवोलेमिक शॉक कॉम्प्लिकेशन इटसेल्फ आपकी कौन सी डायग्नोसिस बनाती है, दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. उसमें बर्न पेशेंट को क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, क्योंकि सारा जो आपका फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा. राइट, एक्यूट पेन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया. सो दीज आर सर्टेन नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम बर्न के बेसिस पे बना सकते हैं. Now let us see क्या क्या diagnosis हो सकती हैं. So we have impaired gas exchange भी हो सकता है. Now you all must be thinking impaired gas exchange क्यों. impaired gas exchange इसीलिए इन्वॉल्व किया गया अगर आपके पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है. yes, अगर जैसे बर्न का विक्टिम है जो स्मोक इनहेलेशन का केस होता है जिसमें अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस केस में हम क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं, impaired गैस एक्सचेंज. कहीं ना कहीं जो एयरवे है वो ब्लॉक्ड हो गया है जिसकी वजह से गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा. एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, स्मोक इनहेलेशन. राइट, अगर स्मोक इनहेलेशन के केस में और क्या कर सकते हैं, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो एयरवे है वो पेटेंट नहीं है. राइट, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन है इज नॉट एबल टू डिलीवर टू द एल्वोलाई. पेशेंट को जो है बर्न हो गया, फेशियल एडिमा हो गया, फेशियल और नेक एडिमा हो गया बर्न से, फेस का नेक है. अब पेशेंट का एडिमा की वजह से क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयरवे में, एंड ऑक्सीजन आपके पेशेंट के लंग्स में एंटर नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो जाएगा. देन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यस वी ऑल नो, क्योंकि बर्न के जो पेशेंट होते हैं वो कैपिलरी परमेबिलिटी उनकी इतनी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सारा का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है दे विल लीक आउट एंड एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा. हाइपोथर्मिया हो सकता है, पेन एक डायग्नोसिस हो सकती है, एंड एट लास्ट एंजाइटी और डेफिशिएंट नॉलेज करके आप बना सकते हैं. नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि अगर इस तरीके की नर्सिंग डायग्नोसिस हो देन व्हाट ऑल इंटरवेंशन वी कैन इंक्लूड. राइट, अगर आपका पेशेंट है जिसमें सिनेरियो अगर आपको दिया है ये इस तरीके से क्वेश्चन, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट है एंड उस केस में आप नर्सिंग केयर प्लान बनाओ, तो वहां पे ये आपका डायग्नोसिस बिल्कुल बिल्कुल सूटेबल होगा, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज. इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज और एयरवे क्लियरेंस के अंदर अगर हमारे पेशेंट को ये डायग्नोसिस हमने फ्रेम किया देन व्हाट ऑल इंटरवेंशन वी कैन प्रोवाइड. ऑलवेज मेक श्योर कि हमें पेशेंट का एयरवे पेटेंट रखना है. राइट, पेटेंट मतलब सिक्रीशन फ्री होना चाहिए, कोई सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके एयरवे को असेस करें. एयरवे को कैसे असेस करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है, पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न असेस करना है, कैसे कर रहा है पेशेंट ब्रीथ, क्या वो एडवेंटिशियस जो आपकी मसल्स हैं उनका सपोर्ट ले रहा है, जब वो सांस ले रहा है तो क्या वो इंस्टेड ऑफ नोज पेशेंट मुंह से सांस ले रहा है. राइट, दीज आर असेसरी मसल्स. इट
बेसिकली शोज के पेशेंट को डिफिकल्टी है नॉर्मल ब्रीदिंग करने में, राइट. सो इफ द पेशेंट इज यूजिंग द असेसरी मसल्स, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है. डिस्निया तो नहीं है पेशेंट को, पेशेंट की एबीजी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं. उसका हमें पेशेंट का आपको कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाएगा. इसके अलावा व्हाट एल्स वी कैन डू, सक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर कफिंग, पेशेंट को एनकरेज करना है डीप ब्रीदिंग के लिए, कफिंग के लिए. जो भी पल्मोनरी केयर मेजर होते हैं उनके लिए एनकरेज करना है, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, कफिंग हो गया, और आपने जो है पेशेंट का सक्शनिंग कर लिया. इफ योर पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट की सक्शनिंग होनी चाहिए. वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द कनेक्शन ट्यूबिंग शुड बी प्रॉपरली इंटैक्ट, कोई किंक नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, राइट. अदर देन दैट हम पेशेंट को कंफर्टेबल फाउलर्स, हाई फाउलर्स पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं अनलेस इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन. अगर आपका पेशेंट बर्न के साथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हुई है तो उस केस में हम सेमी फाउलर पोजीशन या फाउलर नहीं दे सकते हैं, राइट. बट इफ अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है एसोसिएटेड विद द पेशेंट, देन द बेस्ट पोजीशन दैट वी कैन गिव टू फैसिलिटेट द लंग एक्सपेंशन एंड फॉर बेटर exchange, gas exchange, high fowler position is the best, right. So proper positioning दे सकते हैं ताकि पेशेंट का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज अच्छा रहे, राइट, इम्प्रूव्ड हो सके. सो दीज आर सर्टेन मेजर दैट यू कैन राइट डाउन अंडर प्रमोटिंग गैस एक्सचेंज एंड एयरवे क्लियरेंस. ठीक है, तो असेसमेंट पहले आपने क्या किया, सारी चीजें असेस कर ली, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रेथ साउंड ऑस्कल्टेट कर लिया. अगर कोई भी साइन ऑफ हाइपोक्सिया आपको दिख रहा है देन इमीडिएटली आपने फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दिया. देन उसके बाद आपने इंटरवेंशन अप्लाई किया. अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर वाला पेशेंट है देन यू हैव टू मेक श्योर कि सारे लाइन एंड ट्यूब इंटैक्ट हो, सक्शनिंग होनी चाहिए पेशेंट की प्रॉपर. एंड इसके अलावा हमें पेशेंट को एनकरेज करना है, अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे नहीं है देन एनकरेज करना है पेशेंट को कफिंग के लिए, डीप ब्रीदिंग के लिए. अगर पेशेंट का फेशियल ट्रॉमा है जिसमें द पेशेंट इज नॉट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर तो क्या, और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या हम कोई एडवेंटिशियस एयरवे एडजंक्ट यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से एयरवे को पेटेंट कर सके, राइट. एयरवे पेटेंट होना चाहिए पेशेंट का एंड पेशेंट विल एबल टू रिसीव द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं as per the doctor order. So these are the measures that we can include to improve the gas exchange and airway clearance. Second is another very important diagnosis is restoring the fluid and electrolyte balance because the patient is experiencing fluid volume deficit. Patient hypovolemic shock experience कर रहा है तो यहाँ इस diagnosis में आपको सारी hypovolemic shock को treat करने वाली nursing diagnosis add करनी, nursing intervention add करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपका बर्न का विक्टिम है, सबसे पहले जब वो आता है तो जैसे ही आपको पता चलता है पेशेंट आपका बर्न विक्टिम है, उसमें हमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे ध्यान दें. अब बर्न में जो सबसे प्रिफर्ड चॉइस ऑफ फ्लूइड है वो है क्रिस्टलॉइड, इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस. क्रिस्टलॉइड में भी जो सबसे प्रेफर्ड माना जाता है वो माना जाता है रिंगर लेक्टेट. नॉर्मल सलाइन इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज नॉर्मल सलाइन हैज सोडियम इन इट, और सोडियम क्या करता है और ज्यादा वाटर को पुल करता है. भाई सोडियम वी ऑल नो, नमक होगा तो और ज्यादा पानी आएगा. तो इसीलिए द रीजन बिहाइंड, इसीलिए हम जो है रिंगर लेक्टेट को ज्यादा प्रेफर्ड करते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सलाइन, बिकॉज नॉर्मल सलाइन भी आपका क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन है, क्रिस्टलाइन सोल्यूशन है, बट नॉर्मल सलाइन हैज सोडियम, इसीलिए नॉर्मल सलाइन नहीं यूज करते. रिंगर लेक्टेट इज अ fluid of choice for burn patient to maintain the fluid and electrolyte balance. ठीक है, तो आपको करना क्या है, the moment you receive a burn victim, in order to maintain a fluid and electrolyte balance, आपको सबसे पहले पेशेंट का आईवी कैनुला जो है स्टैब्लिश करना है. जनरली जब हम आईवी कैनुला स्टैब्लिश करते हैं तो दो आईवी कैनुला, टू वाइड बोर आईवी कैनुला लाइन स्टैब्लिश करते हैं क्योंकि पेशेंट को मैसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है जो बर्न विक्टिम होते हैं. तो वहां पे आप एक नहीं, आपका ये प्रेफर्ड होता है कि आप 2 कैनुला पेशेंट को लगाओ, राइट. जो कैनुला साइज होता है उसमें प्रेफर्ड होता है 8 गेज, राइट, 8 to 20 गेज डिपेंडिंग अपॉन टू द पेशेंट की वेन कैसी है, पेशेंट की एज क्या है. सो 18 to 20 गेज ऑफ आईवी कैनुला, 18 आपका ग्रीन है, 20 पिंक हो गया, दैट वी यूज्ड और प्रेफर फॉर द बर्न विक्टिम फॉर मैसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस एज पर द डॉक्टर ऑर्डर हम इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं.
राइट। अदर देन दैट हमें पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए मैसिव फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहा है, देन इन दैट केस हमें स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट मेजर करना है, एंड पेशेंट का वेट मेजर करना है ऑन रेगुलर रूटीन बेसिस। पेशेंट का वेट मेजर करना है, इनटेक आउटपुट मेजर करना है। क्यों मेजर करना है? कहीं पेशेंट को इतना ज्यादा फ्लूइड ना एडमिनिस्टर हो जाए कि पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए। पेशेंट आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, आपने इतना फ्लूइड डाल दिया, राइट। तो ये भी आपके पार्कलैंड फॉर्मूला होता है कि पेशेंट को कितना फ्लूइड अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है फर्स्ट 8 आवर एंड द नेक्स्ट 16 आवर, पूरे 24 आवर में जो बर्न विक्टिम होता है। तो उसका पार्कलैंड फॉर्मूला है, जब आप ड्रग कैलकुलेशन करोगे उसमें आपको जरूर मिलेगा, राइट। इन केस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ड्रग कैलकुलेशन में अवेलेबल है, वो जरूर देखना, राइट। हमने इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। इनटेक आउटपुट कैसे मेंटेन करते हैं? बाय फोलीज कैथेटराइजेशन के थ्रू। इसके अलावा पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होता है, वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम, कि पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विल कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, राइट। तो पेशेंट का क्या है, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, राइट। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, क्योंकि पेशेंट का जो है एडिमा फॉर्मेशन हो रहा है, सो देयर आर रिस्क पेशेंट के जो पोटेशियम है, जो सोडियम है, वो लूज हो। जैसे पेशेंट का जो है जितना भी सोडियम होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, सो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। हाइपरकैलीमिया क्यों होगा? क्योंकि सेल डैमेज हो रहा है, तो पेशेंट का जितना भी आपका पोटेशियम है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया हो सकता है। सो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एंड इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर अगर कोई भी इंपेयरमेंट लगती है। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम है, सीवीपी प्रेशर कम है, देन वी हैव टू immediately inform to the patient, because ये directly affect कर सकते हैं पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, राइट। सो सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस आपकी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। थर्ड विल बी मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ वी हैव डिस्कस दैट पेशेंट जो है आपका, जो बर्न वाला पेशेंट है, इज एट रिस्क फॉर hypothermia. The reason why patient is at risk for hypothermia, because we all know skin हमारा एक major organ है जो कि act as an insulation, right? It provide insulation against the temperature. बट अब अगर स्किन इम्पेयर्ड हुआ है, डिसरप्ट हुआ है स्किन इंटीग्रिटी, तो कहीं ना कहीं ये जो थर्मो रेगुलेशन वाला पार्ट है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, एंड पेशेंट इज मोर प्रोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? ये बहुत सिंपल है, आपको जो है पेशेंट को वार्म एनवायरनमेंट देना है, राइट। नेवर एक्सपोज द पेशेंट अननेसेसरली। ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है सो यू विल फुली अनड्रेस द पेशेंट, नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। पार्ट वाइज पार्ट आपको एग्जामिनेशन करना है, जिस पार्ट को आप एग्जामिन कर रहे हैं उसी पार्ट को एक्सपोज करिए एट अ टाइम। डू नॉट फुली अनड्रेस द पेशेंट, बिकॉज दिस विल फर्दर रिजल्ट इन टू हाइपोथर्मिया। सो पेशेंट को वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्लोथ उसको पेशेंट को कवर करना है ब्लैंकेट से, एंड उस टाइम पे हमें मेक श्योर करना है दैट वी विल असेस द कोर बॉडी टेम्परेचर, एंड द रूट फॉर असेसिंग द कोर बॉडी टेम्परेचर इज रेक्टम। रेक्टम से हम कोर बॉडी टेम्परेचर असेस करते हैं, सो विल नॉट यूज ओरल एंड एक्सिलरी रूट, विल यूज rectum route for the measurement of core body temperature, right? Another is minimizing the pain and anxiety. No, pain is very important, because जब भी burn, आपने कभी अगर कभी भी अपने क्लिनिकल टाइम में बर्न वार्ड में पोस्टिंग करी हो, सो मेरे साथ ऐसा हमेशा हुआ था कि जितने भी हॉस्पिटल में बर्न डिपार्टमेंट में मैं गई थी, सो बर्न इज द ओनली डिपार्टमेंट जो थोड़ा ऐसा लगता था बिल्कुल अलग सा डिपार्टमेंट है, मतलब अलग मीन्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, राइट। थोड़ा बिल्कुल वहां पे एक तो पेशेंट भी ऐसे होते थे, बिल्कुल इतना पेन होता था पेशेंट को, स्पेशली आई स्टिल रिमेम्बर जब भी मैं असिस्ट करती थी किसी फिजिशियन को या किसी वहां पे सीनियर नर्स को ड्यूरिंग देयर ड्रेसिंग चेंज। सो हमें ड्रेसिंग चेंज के टाइम पे मेक श्योर करना है कि पेशेंट को पहले हम एनाल्जेसिक्स दे दें, क्योंकि इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर, वी नीड टू अंडरस्टैंड उसका ड्रेसिंग। कई बार ऐसा होता है, आपने अगर ड्रेसिंग असिस्ट किया होगा, पेशेंट के जो गॉस पीस होते हैं वो बर्न स्किन से बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं,
राइट। तो क्या अपनाते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन से पहले अच्छे से उसको सोक करते हैं ड्रेसिंग को, देन जेंटली एंड स्लोली वी हैव टू रिमूव द ड्रेसिंग, देन वी हैव टू क्लीन द वुंड। आफ्टर दैट हमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड टॉपिकल एंटीबायोटिक है या टॉपिकल जो मेडिकेशन है वो अप्लाई करना है, देन उसके बाद लेयर ऑफ पैडिंग ड्रेसिंग अप्लाई करना है। सो ड्यूरिंग ड्रेसिंग पेन मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आता है जब भी हम बर्न पेशेंट का वुंड केयर करते हैं। वुंड केयर हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक में करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज पेशेंट इज एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन, सो वी हैव टू मेंटेन strict aseptic technique while providing wound care to the burn patient, right? and इसमें हमें इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। देन फार्माकोलॉजिकल मेजर यूज करिए बिफोर डूइंग द ड्रेसिंग चेंज, सो दैट पेशेंट विल हैव लेस पेन, राइट, उसको पेशेंट को इतना पेन नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंज इन्वॉल्व एंगेज द पेशेंट, ऐसा नहीं है बस अपना ड्रेसिंग चेंज कर लिया, क्योंकि जब आप एंगेज करते हैं कहीं ना कहीं यू आर डिस्ट्रैक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द पेन इम्पल्सेस, राइट। तो ये भी कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, यू नीड टू इन्वॉल्व द पेशेंट इन देयर प्लान ऑफ केयर एज वेल, पेशेंट को बताना है कि ड्रेसिंग होगी, इस तरीके से ड्रेसिंग होगी, ये सारी चीजें आपको करनी है। अदर देन दैट फर्स्ट आपको बिफोर दिस मतलब बिफोर यू विल एडमिनिस्टर द मेडिकेशन ऑलवेज असेस द लेवल ऑफ पेन, राइट। सो पेन का लेवल असेस करना है, ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ वी विल असेस द लेवल ऑफ पेन, बाय यूजिंग द पेन स्केल, राइट। जैसे आपने पेशेंट को 0 से 10 का एक स्कोर दे दिया, जिसमें पेशेंट को जो है आइडेंटिफाई करना है दैट कौन से नंबर पे पेशेंट को कितने नंबर का पेन हो रहा है, 7, 10 बहुत ज्यादा सिवियर पेन है, लेस मॉडरेट है या माइल्ड पेन है। सो पेशेंट विल टेल यू कि कितना उसका सिवियरिटी है, पेन का लेवल क्या है पेन का, राइट। देन अकॉर्डिंगली विल डू द नेक्स्ट स्टेप। इसके अलावा yes, preventing infection, like I said that the burn patient are more prone because they are now immunocompromised, क्योंकि burn का जो patient है वो immunocompromised है अभी। You can write down these term in your sheet as well, immunocompromised है जिसकी वजह से they are more prone to catch infection, राइट, वो बहुत ज्यादा इजिली इन्फेक्शन हो सकता है उनको। तो हमें क्या करना है, जो भी प्रोसीजर करना है वो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेथड के साथ करना है, हैंड वॉशिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, right, whenever we are touching the patient we have to make sure healthcare worker they have to be fully aware कि patient को touch करना है, कुछ भी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, वन पेशेंट से सेकंड पेशेंट के पास जाने में अगर आपको दोबारा दूसरे पेशेंट के पास ट्रीटमेंट करना है, देन ऑल्सो आपके हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एनवायरमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका बेड लिनन, उसका मैट्रेस, पेशेंट का बेड साइड टेबल, पेशेंट के जितने भी यूटेंसिल्स हैं सारे ही क्लीन होने चाहिए, राइट। डिसइंफेक्शन होना चाहिए पेशेंट के रूम में ऑन रूटीन रेगुलर बेसिस। सो इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू द पेशेंट बिकॉज एट दिस स्टेज द पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, right, then मतलब with this of course we need to maintain the adequate nutrition as well। अब burn का victim है, जितना भी पेशेंट को जो है एडिमा हो रखा है, पेशेंट को न्यूट्रिएंट बर्न का जो विक्टिम है उसके पेशेंट को जो है प्रोटीन लॉस हो रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या देना है, हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट देनी है बिकॉज वी वांट टू सेल की ग्रोथ हो दोबारा से। सो हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट हम देंगे पेशेंट को। पेशेंट का वेट मेजर करना है डेली। एनजी ट्यूब फीडिंग, बिकॉज मेनी टाइम जो बर्न पेशेंट होते हैं उनका ओरल जो टॉलरेंस होता है वो डिमिनिश्ड हो जाता है कई बार, तो जिसकी वजह से हम एनजी ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि पेशेंट को इनफ न्यूट्रिशन मिल सके एंड पेशेंट विल एबल टू परफॉर्म हिज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, राइट। सो हमें एनजी ट्यूब फीडिंग का ध्यान देना है एंड न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। other than that what else we can include in this, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हम पेशेंट का जो है स्किन इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हैं। नाउ वी ऑल नो कि बर्न पेशेंट का हमने डायग्नोसिस पढ़ा था, स्किन क्या होगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, देयर विल बी इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। एंड क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वुंड है, पेशेंट को ड्रेसिंग हो रखा है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया होंगे अगर आपके पेशेंट को एडिमा है, राइट, बर्न पेशेंट को एडिमा है एंड यू हैव प्लेस्ड योर पेशेंट ऑन अ फर्म फ्लैट मैट्रेस,
और अगर वो पेशेंट उसी पोजीशन में रहेगा 24 आवर, तो देर इज अ हाई चांस कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो जाए डिपेंडेंट एरिया में, जो बोनी प्रोमिनेंस वाले एरिया है, जैसे सेक्रल रीजन हो गया, शोल्डर स्कैपुला हो गया पेशेंट का, राइट ऑसिपिटल हो गया, पॉप्लिटियल रीजन हो गया, हील वाला रीजन हो गया, तो ये रीजन पे उसको प्रेशर अल्सर होने का ज्यादा रिस्क है। सो व्हाट वी कैन डू, पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी को हमें उसी तरीके से जो है इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी है। ड्राई रखना है स्किन को, एक्सेसिव मॉइस्चर नहीं रखना। देन हमें मेक श्योर करना है कि स्किन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके लिए हम एयर एंड वाटर मैट्रेस इन्वॉल्व कर सकते हैं, राइट। जितना भी वुंड है उसको असेस करना है। जब भी ड्रेसिंग करेंगे, बिफोर अप्लाइंग अ न्यू ड्रेसिंग वी नीड टू असेस द वुंड, कहीं पस फॉर्मेशन तो नहीं हो गया, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, राइट। इसके अलावा कोई ग्रैन्युलेशन फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। तो ये एंड उसके वुंड के सराउंडिंग स्किन कैसी है इसको असेस करना है, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। जब भी हम वुंड केयर करते हैं, सो आफ्टर द प्रोसीजर वी नीड टू डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। अब वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट मेजर जो हम स्किन इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हैं। पेशेंट की स्किन को इंटैक्ट रखना है जितना हो सके, जहां पे इंजरी नहीं हुई है। मैट्रेस, वाटर एंड एयर मैट्रेस प्रोवाइड करना है, ताकि जो है प्रेशर को मिनिमाइज कर सके, किसी पर्टिकुलर बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे प्रेशर ना पड़े। वुंड को असेस करते रहना है। वुंड ड्रेसिंग करनी है, जब भी ड्रेसिंग करनी है एसेप्टिक टेक्निक से करनी है। वुंड ड्रेसिंग करते टाइम आपको जो है पहले ही फार्माकोलॉजिकल मेजर कर लेना है, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। क्लियर। स्किन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इरिगेशन। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का जो वुंड होता है उसे हम इस तरीके से इरिगेट करते हैं नॉर्मल सलाइन से, कि और इरिगेट करने के बाद आप क्या है, बिना ड्राई किए पेशेंट की स्किन पे ड्रेसिंग लगा देते हो, तो स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है। अब वो मॉइस्ट स्किन बैक्टीरियल ग्रोथ कर सकती है, इसीलिए मेक श्योर करना है कि पेशेंट का जो भी वुंड है वो क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, राइट। तो ये आपका हो गया स्किन इंटीग्रिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्न मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, दीज ऑल पॉइंट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर शीट। ये सारे पॉइंट स्टार्टिंग विद आप नर्सिंग बर्न की डेफिनेशन लिखेंगे ऑफ कोर्स, देन यू कैन राइट डाउन द एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन एज वेल। फिर बर्न की डायग्नोस्टिक पार्ट लिखेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकती है बर्न से रिलेटेड। आपका क्या इंपॉर्टेंट, अब ये जो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज एंड इनफेक्टिव एयरवे, ये वाला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, दीज नर्सिंग डायग्नोसिस कैन ओनली इंक्लूडेड इफ देयर इज अ सिनेरियो इन योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि पेशेंट आपके पास आया हॉस्पिटल में, उसको बोन है फेस एंड नेक का, देन पेशेंट को एडिमा हुआ होगा फेस एंड नेक में, उससे क्या होगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा। then that in that particular scenario आप ये दो फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो नर्सिंग डायग्नोसिस इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पेशेंट, आपके क्वेश्चन में सिनेरियो दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अदर देन दैट अगर कोई और पार्ट में बर्न है, तो उस केस में ये वाले पार्ट को इन्वॉल्व मत करिए। उस केस में हम ये बाकी की नर्सिंग डायग्नोसिस इन्वॉल्व करेंगे, जैसे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, पेन रिलेटेड टू टिश्यू एंड नर्व इंजरी हो गया, एंजाइटी हो गया, imbalanced nutrition हो गया, less than body requirement। You can also write down imbalanced nutrition less than body रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने क्या किया था, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट दी थी पेशेंट को, NG2 फीडिंग स्टार्ट किया था, असेस किया था ओरल टॉलरेंस है या नहीं है पेशेंट का, राइट। तो ये सारी चीजें आप न्यूट्रिशन वाले पार्ट में डाल दोगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, एंड आई होप ये पॉइंट क्लियर होंगे। यू ऑल कैन राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर एग्जामिनेशन। So till then, thank you so much. Stay happy, stay healthy, and see you all with another interesting topic.